dear students, welcome to all in this conceptual video series. आज के इस वीडियो में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेंटर ऑफ मास से एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ जिसमें मैंने जनरली देखा है स्टूडेंट्स को उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती और पता है वो टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मैं यहाँ पर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करूँगा कि हम किस क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो डाउट है वो ये है कि हम इस फ्रेम को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, हम ये क्यों डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सॉल्व करने पर हम अपने आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस फ्रेम को समझने के लिए और इस फ्रेम से जुड़ी हुई कुछ खास बातों को समझने के लिए मैं यहां पर सबसे पहले चर्चा करूंगा वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज अबाउट द मोमेंटम। मोमेंटम आज मैं किसी एक पार्टिकल के लिए नहीं करूंगा। आपको पता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, द मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। मैं अब सबसे पहले चर्चा करना चाह रहा हूं कि सपोज मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल है, मतलब मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और अगर मुझे उसे मोमेंटम लिखना है तो मैं उसका मोमेंटम कैसे लिखूंगा। आई होप कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको मोमेंटम लिखना आता होगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और धीरे 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 ग्रेजुअली लेवल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा और फिर आपको इस वीडियो के एंड तक ये गारंटी दे रहा हूं कि ये एहसास दिला दूंगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाकई में कुछ खास फ्रेम तो है। इसीलिए हम कई सारे प्रॉब्लम्स को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूं किसकी, मोमेंटम की। सपोज मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और मैं आपसे कहूं इस सिस्टम का मोमेंटम लिखिए, तो आप किस तरीके से लिखेंगे? आप इंडिविजुअली हर पार्टिकल का मोमेंटम लिखते जाएंगे और उन सभी का क्या कर देंगे, वेक्टर समेशन। तो मैं वही करूंगा, देखिएगा ध्यान से। अगर मुझे मोमेंटम लिखना है तो मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा m1 v1 वेक्टर। इंडिविजुअली हर पार्टिकल का इसी तरीके से मैं मोमेंटम लिखता चला जाऊंगा। सपोज इस सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, n। ये आप सभी को समझ आ गया होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो टर्म है ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा टर्म हमने कभी पहले देखा है। यस, याद करिए जब आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हैं। लेकिन अब यहां पर मैं क्या करूं, इस टर्म को डिवाइड बाय m कर दूं। m क्या है, द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम, और इसी टर्म को टोटल मास से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखिए, अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये वाला जो टर्म है, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब आज के बाद अगर आप मोमेंटम लिखना चाह रहे हैं तो रेदर देन आप इंडिविजुअल हर पार्टिकल का मोमेंटम लिख करके उनका वेक्टर समेशन करें, इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, क्योंकि ये जो टर्म निकल कर आया ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं आज के बाद किसी भी सिस्टम का मोमेंटम इस तरीके से भी लिख सकता हूं, द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या यहां तक ये बात समझ आ गई? सोचिए, जब आप सिस्टम का मोमेंटम लिख रहे हैं तो वहां पर आपके लिए कौन सी वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब मुझे एक बात समझ आ गई कि आज के बाद अगर मुझे किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि पूरा का पूरा मास जो है वो सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड है टू कैलकुलेट द मोमेंटम। क्लियर है ये बात? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये रॉड है आपके पास, ठीक, ये रॉड इस एक्सिस पर फिक्स्ड है और इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा है और इस मोमेंट पे इस रॉड का
एंगुलर स्पीड मुझे ओमेगा दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा है कि रॉड जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। सपोज इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द रॉड, तो अब आप इस तरीके से तो कैलकुलेट नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल हर पार्टिकल का कैलकुलेट करें और उनका वेक्टर समेशन करें, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पर कोई फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो है नहीं। तो अभी आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है और अगर इस रॉड का लेंथ L है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। और आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा, L/2। तो इस पॉइंट की हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू L/2। तो मैं मान सकता हूं कि पूरी की पूरी रॉड जिसका मास अगर m है तो इस मास को मैं सेंटर ऑफ मास पे प्लेस कर सकता हूं और मैं यहां पर मोमेंटम ऑफ रॉड लिख सकता हूं। मोमेंटम ऑफ रॉड क्या लिखूंगा, द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि क्या होगा, ओमेगा इंटू L/2। वेक्टर है, डायरेक्शन लिखना चाहे तो अगर ये मेरा y एक्सिस है तो मैं यहां लिख सकता हूं माइनस ऑफ j कैप। क्या मेरी बात समझ आई? मतलब आज के बाद अगर आपको कोई भी ऐसा सिस्टम दिखाई दे जाए जिसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या आपके सामने कोई भी इस तरीके का रिजिड बॉडी आ जाए और आपको मोमेंटम लिखना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना होगा, सेंटर ऑफ मास पे फोकस करना होगा। अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है तो आप डायरेक्टली मोमेंटम को लिख पाएंगे, द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां तक तो आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। अब देखिएगा आगे की कहानी। अब मैं बात करने जा रहा हूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अगर मैं आपसे किसी भी सिस्टम का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पूछूं तो क्या आएगा, बताइए। तो आपका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, अगर आपसे ये पूछा गया तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे ना भाई, बताइए। आप यहां पे लिखेंगे द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, किसका, सेंटर ऑफ मास का, लेकिन किसके फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। और जनाब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो। अरे जनाब सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके सेंटर ऑफ मास से ही पूछ रहे हो कि भाई तेरी वेलोसिटी क्या है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अरे वाह यार, मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दुनिया के किसी भी सिस्टम का हमेशा मोमेंटम जीरो होगा। तो सोचिए कितना खास फ्रेम है, एक सिस्टम जिसके अंदर पार्टिकल रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, लेकिन सीयूएम के फ्रेम में उस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मतलब आपको एक ऐसा फ्रेम पता चल गया जिसके फ्रेम में कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। अब आप सोचिए इस बात का लोग किस तरीके से फायदा उठाते हैं मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने में, और स्पेशली टू पार्टिकल सिस्टम। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें जनरली टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज, या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, या ब्लॉक वेज, या ब्लॉक प्लैंक। आपने अगर प्रॉब्लम सॉल्व किए हो तो जनरली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें टू बॉडीज का इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है। तो अब देखिएगा, अगर मैं कोई भी टू पार्टिकल सिस्टम की बात करूं, तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे पास दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, तो पार्टिकल 1 का मोमेंटम प्लस पार्टिकल 2 का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो क्या रहेगा, जीरो। अभी तो प्रूफ किया। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर मोमेंटम जीरो है और दो पार्टिकल है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके
पार्टिकल 1 का मोमेंटम कैलकुलेट करूं और पार्टिकल 2 का मोमेंटम कैलकुलेट करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा और डायरेक्शन वाइज अपोजिट आएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके आपने m1 और m2 को देखा तो गारंटी से m1 और m2 का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर ये वाला पार्टिकल रेस्ट पर है तो गारंटी है कि दूसरा वाला पार्टिकल भी उस मोमेंट पर रेस्ट पर रहेगा, क्योंकि दोनों का सम 0 करना है। तो आप सोचिए इस प्रोफाइल के आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, m1 और ये m2, ये दो ब्लॉक्स स्प्रिंग से कनेक्टेड है। मैं ये लो भाई सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया और उस पॉइंट पे अपना झंडा लगा दिया भाई। इस फ्रेम से इसको देखूंगा, अगर मुझे इसका मोमेंटम p दिखाई दिया इस डायरेक्शन में तो गारंटी है कि इसका मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में p ही होगा। तो अब आप सोचिए कि सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके ये गिवन ब्लॉक आपको कैसा मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप सोचिए ये अगर इस तरीके से आगे जा रहा है और किसी मोमेंट पर अगर ये रेस्ट पे आ गया तो गारंटी दे रहा हूं जिस मोमेंट पर m2 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 0 होगी उसी मोमेंट पर m1 की वेलोसिटी को भी 0 होना पड़ेगा। मतलब बोथ ऑफ द ब्लॉक्स साइमल्टेनियसली एक साथ रेस्ट पे आएंगे, बोथ ऑफ द ब्लॉक्स का मोमेंटम एक साथ मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो जब आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके देखेंगे तो पता है ये दो पार्टिकल आपको कैसा मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों पार्टिकल इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होंगे और एक्चुअली में दिस इज द एसएचएम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सोचिए हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कई सारे हम कोलिजन्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, कोलिजन्स के प्रॉब्लम्स में अगर सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके देखेंगे तो भी हमें ऐसा ही ऑब्जर्व होगा कि अगर एक बॉडी इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करते हुए आ रहा है तो डेफिनेटली दूसरा बॉडी भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में उसके अपोजिट ही आ रहा होगा। तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके हमारे लिए इस मोशन को ऑब्जर्व करना कितना आसान हो गया। ये वाला जो मोशन है m2 वाला, ये मोशन हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा लाइक दिस, और ये मोशन भी हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। जबकि ग्राउंड फ्रेम में यही मोशन एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा मोशन होगा, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो पार्टिकल इस तरीके से ऑक्सीलेट भी कर रहे होंगे और हो सकता है इस तरीके से आगे भी जा रहे। क्लियर है मेरी बात? तो ये बात हमने करी किसकी, मोमेंटम की। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई सवाल आपसे ये पूछ ले ऐसा कौन सा फ्रेम है जिस फ्रेम में मोमेंटम मिनिमम होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और इंटरेस्टिंग बात कि उस मिनिमम की वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर? अब मैं बात करूंगा काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी किसी एक पार्टिकल की नहीं जनाब, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो तुम्हें भी पता होगा। बताओ क्या होती है, हाफ mv²। मैं बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल है तो फिर मैं काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा। जैसे कि देखिएगा ये एक्सप्रेशन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसको पढ़ करके बताइए कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको वाकई में ये नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि सभी को पता हो। अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आपको अगर पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। अरे भाई हर इंडिविजुअल पार्टिकल को पकड़ेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाफ mv²। इसी तरीके से दूसरे को पकड़ेंगे, उसकी वेलोसिटी पता करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे और सबका एडिशन कर देंगे। ये तो नॉर्मल स्केलर एडिशन होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। तो काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी चीज को मैथमेटिकली मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, हाफ को कॉमन लेकर के समेशन ऑफ mi(vi²) where i varies from 1 to n। ये जो टर्म लिखा हुआ है ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा डेफिनेटली। लेकिन अब देखिएगा काइनेटिक एनर्जी को लिखने का एक और तरीका है। आप इस तरीके से किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, और अगर आपने ये लिखना सीख लिया तो मैकेनिक्स के कई सारे सवाल
जिनके लिए हमें मल्टीपल इक्वेशंस को लिखना पड़ता है, उन क्वेश्चंस को आप सिंगल इक्वेशन लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मैंने क्या बोला, सिंगल इक्वेशन लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हम किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला टर्म क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस यहां पर एक और टर्म आएगा जिसको सपोज मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया k डैश। ये क्या है अभी एक्सप्लेन करता हूं। इसको तो मैं लिखूंगा हाफ m इज अ टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, प्लस ये वाला जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। पहली बात तो आपको देख करके समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप पूरे के पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि जनरली स्टूडेंट्स को कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने में गलती करा देता है। क्योंकि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब आप सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो सिर्फ यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही नहीं आ रहा, इसके अलावा एक और टर्म आ रहा है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके मैंने उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, मतलब हर इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाली और उसका समेशन कर दिया। इस तरीके से आप दुनिया में किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। यस, अब आपको लग रहा होगा कि ये एक्सप्रेशन मैंने किस तरीके से लिख दिया, इसका तो मैंने कोई प्रूफ ही नहीं दिया। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि इस एक्सप्रेशन को मैंने इस तरीके से कैसे लिखा है और ये मैथमेटिकली मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जरा ऑब्जर्व करिएगा, ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है, यहां पे ये दो टर्म है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला वाला जो टर्म है ना, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी। ये वाला टर्म तो पता है फ्रेम डिपेंडेंट है। क्या, फ्रेम डिपेंडेंट है। यस, अगर आप स्पेस में अलग अलग फ्रेम से इस क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो ये वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन पता है ये वाला जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है भाई। ये हर फ्रेम में सेम आएगा क्योंकि आपने इसका फ्रेम पहले ही फिक्स कर दिया। आपने पहले बोल दिया कि भैया हमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी COM के फ्रेम में ही निकालनी है, किसी और फ्रेम की तो चर्चा ही मत करो तुम। मतलब तुमने पहले ही बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही बैठ के कैलकुलेट करेंगे, तो तुमने वहां पे पहले ही टैग लगा दिया कि भैया सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो किसी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब अगर आप अपना रेफरेंस फ्रेम चेंज करेंगे तो ये वाला टर्म चेंज होगा, लेकिन ये वाला टर्म तो दुनिया के हर फ्रेम में क्या आएगा, सेम आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ता हूं और देखिएगा इसमें इंटरेस्टिंग बात। अगर मैं इन COM फ्रेम बात करूं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, मैं इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कैलकुलेट करना चाहूं तो शायद आपको यहां देख करके समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके सेंटर ऑफ मास से ही पूछ रहे हो कि भाई तेरी वैल्यू क्या है। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो सिर्फ यही वाला टर्म आएगा। तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिखूंगा तो वो तो सिंपली यही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ COM इन COM फ्रेम तो क्या हो गया, जीरो।
और वैसे भी मैंने केडेस फैक्टर को ऐसे ही तो डिफाइन किया था, काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटरेस्टिंग बात, अगर आपसे ये पूछा जाए दुनिया का ऐसा कौन सा फ्रेम है जिस फ्रेम में किसी भी गिवन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, तो वो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्योंकि ये वाला टर्म तो फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, पहला वाला ही टर्म तो फ्रेम पर डिपेंड कर रहा था। और मैं यहां पर ये बोल सकता हूं दो काइनेटिक एनर्जी का समेशन है, मतलब दो पॉजिटिव नंबर का समेशन है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, और आपको इन दोनों के सम को मिनिमाइज करना है। ये टर्म कांस्टेंट हो गया क्योंकि फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, सिर्फ बचा ये टर्म। तो हम ये कहेंगे जब ये 0 होगा तभी मिनिमम होगा। क्या बोला मैंने, मतलब यहां से मुझे देख करके एक बात समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। ये सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया है। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, के डैश के बराबर होगी। क्या ये बात क्लियर है? अब देखिएगा, लोगों से कई बार, वो लोग कौन है, आप ही लोग हैं, जिन लोगों से गलती क्या होती है कि कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होता है, और हमें लगता है कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, मान लीजिए ये आपके सामने इस तरीके से, ये क्या है भाई, देख के बताइए जल्दी से, क्या है ये, फैन है, फैन, ठीक। और ये फैन इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूम रहा है, लाइक दिस। ये एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। तो मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं कर रहा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। और ये फैन इस तरीके से घूम रहा है भाई। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो क्या आप 0 बोल देंगे? नहीं बोल पाएंगे। अरे भैया पहला वाला टर्म 0 है ना, लेकिन दूसरा वाला टर्म तो आएगा। आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे हर एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा होगा और हर इंडिविजुअल पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उन सबका समेशन होगा। तो यहां पर हम ये तो तय हो चुका है कि इस पूरे सिस्टम की जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो नॉन जीरो आएगी। तो इसका मतलब पहला मिसकंसेप्शन जो दिमाग में रहता है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर हम पूरा मास कंसंट्रेट कर सकते हैं, एकदम गलत है। कुछ सेलेक्टिव फिजिकल क्वांटिटीज में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। इसको आप एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। आप यहां ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते समय आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे मास को उठा के सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो यहां पर ये वाला टर्म भी आ रहा है। तो पहले तो इस कंसेप्शन को दूर करिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो बोलते हैं कि वो पॉइंट जहां पूरा मास कंसंट्रेट कर दो। गलत है भाई। इन सम केसेस ऐसा पाया गया। जैसे कौन सा केस? जब आपने इससे पहले अभी मोमेंटम कैलकुलेट किया था। मोमेंटम के केस में कर सकते हैं जब आप यूनिफॉर्म ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तब आप कर सकते हैं। तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते? जनरली आप ऐसे सोच सकते हैं कि जब जो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें मास, पोजीशन, मास, वेलोसिटी जैसे टर्म्स आ रहे हैं, अगर ये लीनियर रिलेशंस है, हाँ बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी, जैसे आप जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, mgh, तो वहां पे मास और पोजीशन, ये जो टर्म्स आ रहे हैं इनकी जो पावर्स हैं, अगर ये पावर 1 है मतलब ये लीनियर रिलेशंस हैं, तो उन केसेस में मैथमेटिकली हमें प्रूव कर सकते हैं कि टू कैलकुलेट व्हाट मोमेंटम या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी कैन एज्यूम द होल मास टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। ऐसा कुछ और केसेस में भी हो सकता है। और बताऊं क्या? जैसे आप ग्रेविटी का टॉर्क निकाल रहे हैं,
टॉर्क बताइए कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस एफ, एफ की जगह लिखेंगे एम जी। तो आप देखिए आर एम जी सिंगल पावर है, वहां आप कर सकते हैं। जब आप ग्रेविटी का वर्क निकाल रहे हैं किसी रिजिड बॉडी के ऊपर, वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए काइनेटिक एनर्जी के केस में क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहां पे जब आप काइनेटिक एनर्जी किसी भी गिवन पार्टिकल की लिखते हैं तो वहां पर हाफ एम इंटू वी नहीं आ रहा, वी का स्क्वायर आ रहा है, मतलब v की पावर 2 हो गई है। तो इन दैट सिचुएशन आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस बात को याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते समय पूरे के पूरे मास को कभी भी सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट ना करें। और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। अरे हो सकता है पहला वाला टर्म जीरो है लेकिन दूसरा वाला टर्म नॉन जीरो हो। तो यहां से अभी हमें क्या सीखने को मिला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ये होती है और ये वैल्यू मिनिमम है। अब आते हैं मुद्दे की बात कि सर आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखा ये किस तरीके से लिख दिया, इसके बारे में चर्चा करूंगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, वो देखिएगा। मुझे एक बात बताइएगा, मैं सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहूंगा के डैश पर। ये के डैश क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मतलब मुझे अगर ये टर्म कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से लिखूंगा ना, हर इंडिविजुअल पार्टिकल के पास जाऊंगा और हर इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पीड सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में निकालूंगा। और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब आप लिखेंगे तो आप इस टर्म को किस तरीके से लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ वन इन फ्रेम ऑफ सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल के पास जाऊंगा तो हाफ m2 और उसकी जब मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ 2 इन फ्रेम ऑफ सी का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से टर्म आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं इसी को हाफ, आपको पता है हर एक्सप्रेशन में कॉमन आएगा, इससे बाहर निकाल लो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, समेशन ऑफ एम आई velocity of ith particle with respect to center of mass the whole square where I varies from 1 to n। क्लियर? अब देखिएगा मैं अगर इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करता हूं तो क्या लिखूंगा, हाफ समेशन ऑफ एम आई। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, वी आई वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इस तरीके से लिखेंगे और ये इसका भी स्क्वायर है। तो आपको समझ में आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, देखिए हाफ को बाहर रखते हैं, समेशन ऑफ एम आई। इस टर्म को एक्सपेंड करके बताइए क्या बनेगा, ये वी आई स्क्वायर, यस ग्रेट, वी सी स्क्वायर। खुद से कैलकुलेशन करिए फटाफट और जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे आगे, एक्स्ट्रा टर्म दूसरा जो बनेगा माइनस ऑफ 2vi इंटू वी सी। यहां तक किसी को कोई समस्या? क्लियर है, सबको समझ आ गया? अब देखिएगा मैं यहां पर ये टर्म मल्टीप्लाई करता हूं। पहला टर्म मेरे सामने बनेगा हाफ समेशन ऑफ एम आई वी आई स्क्वायर। गौर फरमाते रहिएगा, हर एक एक टर्म आपको कुछ खास वैल्यू देने वाला है। दूसरे वाले केस में ये तो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कॉमन है बाहर आ जाएगा, वी सी स्क्वायर बाई 2 समेशन ऑफ एम आई। यहाँ पे ये 2 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये टर्म बनेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कॉमन है बाहर ले लेता हूँ, समेशन ऑफ एम आई इंटू वी आई। देखिए आराम से देखिए मैथ्स से थोड़ा सा, और मुझे पता है कि आपकी मैथमेटिकल स्किल्स काफी स्ट्रांग है, आई होप सो, है ना भाई। जे जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होगा। बताइए ये टर्म आ गया है, यहां तक किसी को कोई डाउट? देख लीजिए आराम से। अब जरा ऑब्जर्व करिएगा, ये टर्म जाना पहचाना लग रहा है, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व करिए, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर आप किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं, हाफ समेशन ऑफ एम आई बी आई स्क्वायर, यस और नो? अब इधर आते हैं, इस टर्म को ऑब्जर्व करिए क्या लिखा हुआ है, ये है टोटल मास, तो इसको लिख दिया मैंने m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर बाई 2। ठीक, ओहो हो, जरा यहां पे इस पे गौर फरमाइए, ये क्या लिखा हुआ है, सोचिए क्या है, देखा हुआ लग रहा है, रिकॉल करो यार, दिस इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम
और मोमेंटम ऑफ सिस्टम को लिखने का क्या तरीका था? द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस और नो? तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा, ये टर्म इसके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपके सामने माइनस ऑफ वीसी स्क्वायर। अब सोचिए यहां पर देखिए मैंने किस तरीके से प्रूफ किया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे तो गलत प्रूफ हो गया है, यहाँ पर के डैश की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस कुछ और ही आ रहा है। वहीं पहुंचने वाले हैं, हाफ माइनस दिस वन, ये क्या लिखेंगे, हाफ m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और ये वैल्यू है के डैश के बराबर। जनाब अगर इस वाले टर्म को आप इधर ट्रांसफर कर दें तो जरा देखिए क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। जरा ऑब्जर्व करिए, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम मेरे सामने क्या बन रहा है, के डैश, ये टर्म जो लिखा हुआ है दिस इज व्हाट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये टर्म बना आपके सामने ये। अब मत कहिएगा कि प्रूफ नहीं किया था, सोचिए, मतलब याद कर लीजिए जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, जहां पे मल्टीपल बॉडीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, वहां पर हम किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहां पर ये वाला जो टर्म आ रहा है, ये टर्म क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम में सेंटर ऑफ मास का जिक्र हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो उसमें भी जिक्र हो रहा है, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम इस टर्म को तवज्जो नहीं देंगे। कुछ तो खास है ना इस फ्रेम में, इस फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी आपके टोटल एक्सप्रेशन में भी आ रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से लिखने की आदत डालिए। थोड़ा सा जब भी हम कोई भी नई स्किल्स को सीखते हैं, इनिशियल फेज हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब हम 3 से 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद हमारे लिए न्यूमेरिकल्स को डील करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि आज के बाद मुझे किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो मैं उसे इस तरीके से भी डिकोड करूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अब आप सोचिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ही ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही टर्म दिखाई दे रहा होगा। ये टर्म कुछ खास है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आज मैं सेंटर ऑफ मास से एक ऐसी इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं जो इक्वेशन अपने आप में बहुत खास है। और वो इक्वेशन क्या है, द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं जानता हूं कि इस इक्वेशन को देखने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो हमें पता है, इसमें क्या है। मैकेनिक्स में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैकेनिक्स में मोस्ट ऑफ द फंडे तो सभी को पता होते हैं। क्या आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता? क्या आपको वेक्टर्स के कंपोनेंट करना नहीं आता? क्या आपको वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पता? क्या आपको मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं पता? क्या जवाब है आपका? पता है ना। फिर भी चैलेंज कहां आता है? जब हमारे सामने मैकेनिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो चैलेंज है कि हमें अपना पहला स्टेप समझ में नहीं आता। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे अप्रोच करें, किस डायरेक्शन में सोचें। कभी आपने ये सवाल अपने आप से पूछा कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ? उसके पीछे रीजन है कि हमने फंडे सिर्फ पढ़ लिए हैं, कभी उनको फील नहीं किया। कभी बैठ करके खुद से एक एक प्रिंसिपल, एक एक थ्योरम को समझा ही नहीं। वो क्या कहना चाह रहा है उसकी डेप्थ में हम कभी गए ही नहीं। और ये सवाल हमने अपने आप से नहीं पूछा कि इस फॉर्मूले या इस प्रिंसिपल से मैं किन किन रिजल्ट्स तक पहुंच सकता हूं। और दैट वाज अ मेन रीजन जिसकी वजह से आपको मैकेनिक्स में प्रॉब्लम फेस होती है। ये इक्वेशन बहुत नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन आपको पता है ये मैकेनिक्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर आप इस इक्वेशन को समझ गए और इस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं ये सीख गए, तो ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स जिनको सॉल्व करने के लिए आप क्वाइट लेंदी या हम कह सकते हैं वही ट्रेडिशनल मेथड्स जो फॉलो करते हैं, आपके वो मेथड्स सिंपल एक लाइन की इक्वेशन बन जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा,
मैंने यहां पर स्क्रीन पर ये दो डायग्राम बनाए हुए हैं। अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली आपने शायद इस प्रोफाइल का क्वेश्चन देखा होगा। अगर आप जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस प्रोफाइल का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने अपने स्टडी मटेरियल में देखा ही होगा। क्या कि एक रॉड है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, आपसे रॉड में एक्सिस से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर टेंशन की वैल्यू पूछी गई, या आपसे पूछा गया कि बताइए कि रॉड में टेंशन का वेरिएशन किस तरीके से होगा। या फिर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म रिंग है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, आप बताइए कि रिंग में टेंशन फोर्स क्या होगा। जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया उनको पता होगा कि हमें यहां पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये इक्वेशन समझ गए ना तो आपको इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना पड़ेगा और एक सिंगल इक्वेशन लिख करके आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा लेकिन मैं सच बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इस समय 11th क्लास में हैं उनको सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस होता है वो होता है इंटीग्रेशन से, क्योंकि अभी उन लोगों ने कैलकुलस नहीं पढ़ा और जब भी किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाता है तो वहां पर उनका फिजिक्स में जो इंटरेस्ट है वो सडनली एकदम से डिक्रीज कर जाता है। तो अब आप सोचिए कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसके बाद कई सारे न्यूमेरिकल्स को आप इवन बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व कर सकते हैं। तो सोचिए कि ये लेक्चर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। पहले इस फॉर्मूले में डेप्थ में एनालिसिस करेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि इन दो न्यूमेरिकल्स को हम ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तैयार हैं सभी लोग? यस। देखिएगा, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 तो यहां से बोला जा सकता है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट करना है, मतलब चेंज करना है, या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज हो सकती है जब किसी एक गिवन सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हों। इसी बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि इंटरनल फोर्सेस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं कर सकते। मेरे एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा और हर पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। मैंने क्या बोला कि इंटरनल फोर्सेस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट नहीं कर सकते। सुनिएगा अगला स्टेटमेंट, मतलब हम यहां से ये बात बोल सकते हैं कि किसी भी गिवन सिस्टम का जब हम मोमेंटम लिखते हैं तो क्या होता है, द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मैं कह सकता हूं कि उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर कोई भी आपके पास एक ऐसा सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उन गिवन सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो रिमेन्स कंजर्व रहेगा। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इवेंट के दौरान आप उसके इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। क्लियर है बात? इस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज का मुद्दा है हमारी ये इक्वेशन। लेकिन पहला स्टेटमेंट जो हमें समझ में आ चुका है वो ये है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आगे बढ़ता हूं, देखिएगा यहां से एक बात और क्लियर हो चुकी है कि सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ तभी एक्सेलरेट करता है जब एक्सटर्नल फोर्सेस है। यस और नो? देखिएगा, मैं आपके सामने एक सिंपल सा सिचुएशन दे रहा हूं। सपोज आप एक रफ सरफेस पर है, मतलब यहां फ्रिक्शन,
और आपने एकदम से सडन एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। क्या किया? सडन आपने आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज मैंने कहा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट पर है आपके बॉडी का, तो इस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से है? बॉडी के इंटरनल फोर्सेस की वजह से? नहीं, इंटरनल फोर्सेस तो एक्सेलरेट ही नहीं कर सकते। ये जो एक्सेलरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। और यहां पर एक्सटर्नल फोर्स कौन होगा बताओ? एक्सटर्नल फोर्स होगा यहां पर फ्रिक्शन। देखिए नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। नॉर्मल और mg का कंट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अलोंग 0 है, तो पता है आपको आपके ऊपर यहां पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, और ये जो फ्रिक्शन है ना ये स्टैटिक नेचर का होगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो सबसे पहले अपना मिसकंसेप्शन ये गायब कर दीजिए, जिन लोगों को लगता है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, तो आप यहां समझिए कि अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ये मैन इस सरफेस पर एक्सेलरेट ही नहीं कर सकता था। मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर ये मैन यहां पर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये तभी संभव है जब नीचे वाली जो सरफेस है वो क्या है? रफ है। मतलब जब मैं यहां पे इक्वेशन लिखूंगा तो पता है क्या इक्वेशन लिखूंगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, और वो बराबर लिखूंगा m इंटू ACOM। अब अगला सवाल मेरा आप लोगों से, थोड़ी देर बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो इस सिस्टम के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें किसका वर्क हुआ है? फ्रिक्शन का। मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट जरूर कर रहा है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क मैन के ऊपर 0 है। यहां पे ये जो भी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ना, ये काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस है। जो इस मैन के अंदर मसल्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है ना, जो इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा ना, एक्सेलरेशन है फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन इस सिस्टम के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से है। और जरा सुनिएगा ऐसा क्यों? फ्रिक्शन का वर्क 0 क्यों है? आपको ये भी लग रहा होगा यार फ्रिक्शन तो वर्क करेगा, फ्रिक्शन लग रहा है और ये आगे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो फ्रिक्शन का वर्क होना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि वर्क की बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। जब आप वर्क की बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप वर्क डन लिखते हैं F.ds। ये ds क्या होता है? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस मोमेंट पे फोर्स लगा उस मोमेंट पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है। एक बात बताइएगा, जब यहां पर ये मैन इस सरफेस के ऊपर अपना फुट रखेगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा। सहमत हैं आप लोग? फ्रिक्शन कब लगेगा? जब ये फुट रखा होगा। अब लेकिन इस फुट का डिस्प्लेसमेंट कब होगा? इस फुट का डिस्प्लेसमेंट होगा जब ये हवा में आएगा। तो आप सोचिए, जब फ्रिक्शन लग रहा है तब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब फ्रिक्शन नहीं लग रहा। मतलब यहां फोर्स भी है, लेकिन जब फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और जब डिस्प्लेसमेंट है तब फोर्स नहीं है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ नहीं है, इसलिए यहां पे फ्रिक्शन का वर्क नहीं हो रहा। इसलिए मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो इस केस में 0 होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इसको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा। थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन समझिए स्टैटिक फ्रिक्शन यहां कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा। आप जब यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो पता है क्या लिखेंगे? द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस एंड दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मैन। समझ लीजिए, आज के बाद एक बात बता रहा हूं, इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ूंगा, इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस को समझें। जैसे मान लीजिए यू हैव अ 2 आइडेंटिकल रॉड्स, बोथ ऑफ द रॉड्स का मास m है और लेंथ l, और ये दोनों रॉड एक स्मूथ सरफेस पर रखे हुए।
मतलब ये जो आपको बोर्ड का प्लेन दिखाई दे रहा है ना, ये बोर्ड का प्लेन क्या है ना, एकदम स्मूथ है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि पहले वाले केस में मैंने टॉप एज पे फोर्स लगाया और दूसरे वाले केस में मैंने जो फोर्स लगाया वो जस्ट सेंटर पे लगाया, किस केस में रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? क्या लग रहा है, इन केस नंबर ए या फिर इन केस नंबर बी? जनाब मैं आपको बता दूं कि जब भी सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात की जाए ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स। इन बोथ ऑफ द सिचुएशन एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एफ ही तो है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है। वो फोर्स कहां लग रहा है इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए, आपसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा जाए, तो आप एकदम से लालच में मत आइएगा। देखिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जामिनर जानता है कि आप कहां पे कमजोर पड़ सकते हैं, आप कहां पे पिघल सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का डेटा सेट करेगा या आपके सामने एक ऐसी स्टोरी रखेगा कि आप वहां गलती करें। लेकिन अगर आप एक एक स्टेप को समझ के आगे बढ़ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप बच के निकल जाएंगे। तो इन बोथ ऑफ द सिचुएशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सेम होगा। हाँ, वो बात तय है कि इस केस में फोर्स अगर ऐसे लगा है तो ये जो रॉड है वो रॉड इस तरीके से रोटेट होते हुए आगे बढ़ेगा। मतलब इस वाली सिचुएशन में ये जो मोशन है ग्राउंड फ्रेम में, ये सीआरटीएम होगा, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। यहां पर जब ये फोर्स सेंटर पर लगा है तो ये रॉड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मतलब ये सिंपली एक ट्रांसलेशनल मोशन। नेचर ऑफ अ मोशन क्या है, ये एक अलग पैरामीटर है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ये एक अलग पैरामीटर है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। यस, बहुत ही उम्दा सवाल है ये, कई बार पूछा गया है, अलग अलग फॉर्म में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं, इवन इन नॉट इन 11th क्लास, 12th क्लास में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करके इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक रॉड है इस तरीके से घूम रहा है, आपको एक्स डिस्टेंस पर यहां पर यह बताना है कि टेंशन फोर्स क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखिए, वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, यहां पे जो डिफरेंट अप्रोच है उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो आप समझना कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखिएगा, मैंने कहा यार मुझे यहां से एक्स डिस्टेंस दूरी पे टेंशन निकालनी थी। तो कभी भी किसी भी रॉड में जब टेंशन पूछा जाए ना, या आपने ऐसे सवाल सॉल्व किए होंगे जहां पे आपने टेंशन इन हैवी स्ट्रिंग निकाला होगा, तो जिस पॉइंट पे टेंशन पूछी जाए ना, वहां से रॉड को कट कर दीजिए। कट करने के बाद मेरे पास सपोज एक ये सिस्टम बना, मैं सिर्फ इस सिस्टम की बात कर रहा हूं जो डॉटेड लाइन के अंदर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार इस सिस्टम को ऑब्जर्व करिए और बताइए इसका मास क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये लेंथ जो है वो L माइनस एक्स है। अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है, लिख लीजिएगा यूनिफॉर्म रॉड है, तो मैं इसका मास लिख सकता हूं। इसका मास क्या लिखूंगा, मास अपॉन L, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द L माइनस एक्स, इसे मैंने M1 बोल दिया। अब देखिए, मुझे टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है ना, तो आपका ये सिस्टम है, टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा अवे फ्रॉम अ सिस्टम। इस गिवन सिस्टम का सेंटर यहां कहीं होगा, यस और नो? अब आप ऑब्जर्व करिए, जो ये सेंटर है इस सिस्टम का वो क्या कर रहा होगा। क्या मैं कह सकता हूं कि वो इस तरीके से सर्कल में घूम रहा होगा? तो पता है आपको यहां पे इक्वेशन क्या लगानी होगी। इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ टेंशन बराबर आप लिखेंगे M1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस गिवन सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। और आप देख पा रहे हैं कि इस गिवन रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो सर्कल में अगर घूम रहा है, किस में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप जानते हैं दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो एक बात बताइएगा, इसके लिए रेडियस तो ये होगा ना r, तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखना है तो मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो बेसिकली मुझे वो रेडियस फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं है। L माइनस एक्स का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, L माइनस एक्स बाई 2। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना होगा,
जिसे मैंने r बोला था, तो आप क्या लिखेंगे x प्लस l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। मतलब इस गिवन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस रेडियस में घूम रहा है। खत्म हो चुका है सवाल। आपको कोई इंटीग्रेशन यूज नहीं करना। m1 की वैल्यू आपको पता है कितनी थी, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, द ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द r, और r की वैल्यू कितनी है l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। आप ये समझ पा रहे होंगे, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी। इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l मल्टीप्लाइड बाय l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अ टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x। सोचिए कितना वक्त लगा। मैं तो फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मुझे हर स्टेप बाय स्टेप हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप F एक्सटर्नल बराबर m इंटू ACM की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, तो बस आपने क्या किया, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाला और नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर m इंटू ACM कर दिया। कहां है इंटीग्रेशन, समझे? देखिएगा एक और सवाल, ये क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रिंग, मास m दिया, रेडियस r है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि इस बताइए कि इस रिंग में टेंशन फोर्स क्या होगा। मैं आपको वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बताने वाला, वो आप लोग खुद से ट्राई करिए। मैं बता रहा हूं नया अप्रोच। देखिए मैंने क्या किया, मुझे टेंशन निकालनी थी, मैंने रिंग को यहां से कट किया और मैं यहां पर आपके सामने जो भी डायग्राम बना रहा हूं वो इस सेमी सर्कुलर रिंग का बना रहा हूं। आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया। अगर मैं इस सेमी सर्कुलर रिंग का डायग्राम बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि देखिए इस पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा T, और इस पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स है वो भी लगेगा नीचे की तरफ T। मैं सिर्फ इसे अपना सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं। अगर मैं इसे अपना सिस्टम कंसिडर करूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, 2T। T क्या है, टेंशन फोर्स। ये बराबर क्या लिखेंगे, द मास। आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मास कितना होगा, m/2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले मुझे एक बात बताइएगा, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? अगर आपने कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा है तो पता होना चाहिए कि ये कहां होता है, 2r/π पर। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है और ये सेंटर ऑफ मास इस तरीके से घूम रहा होगा, लाइक दिस। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस हाफ सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π रेडियस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यस तो बताइए क्या लिखेंगे इक्वेशन, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 2T, दिस इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, बराबर मास m/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है बताइए क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, यस, मल्टीप्लाइड बाय द r, किस रेडियस में घूम रहा है, 2r डिवाइडेड बाय पाई। तो यहां से आप देख पा रहे हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आपके पास यहां पे टेंशन की वैल्यू निकल के आ गई m ओमेगा स्क्वायर इंटू r अपॉन 2π। ये देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने के लिए आपको अपनी बहुत एनर्जी को वेस्ट करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम एक सिंपल इक्वेशन लिख करके, सिस्टम डिसाइड करके बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे सिस्टम में इस हाफ सेमी सर्कुलर रिंग को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि एक हाफ सेमी सर्कुलर रिंग का मुझे सेंटर ऑफ मास पता है, कहाँ होता है, 2r/π पर। तो ऐसे कई सारे सवाल जहां पर आपसे टेंशन फोर्स या फिर आपसे इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस हो जहां पर आपने इंटीग्रेशन मेथड का यूज किया हो, तो जरा सोचिएगा कि वहां पर मैं द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ACOM, क्या इस इक्वेशन से एक लाइन में आंसर तक पहुंच सकता हूं कि नहीं। मैं क्या डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। सेंटर ऑफ मास चैप्टर से एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गिवन टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज है, एंड दैट इज द कंबाइंड एप्लीकेशंस ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड द मोमेंटम कंजर्वेशन। दो आपकी फेवरेट इक्वेशंस, और आज
हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जहां पर इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, यूज होगा। कई सारे स्टूडेंट्स जो कि सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली वो इन प्रॉब्लम्स को डील कर चुके होंगे। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। डेफिनेटली आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा कि फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द ब्लॉक, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द स्ट्रिंग। आपने देखा भी होगा कि इस प्रोफाइल के आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, यस और नो। आज यहां पर इनके जो स्टैंडर्ड अप्रोचेस हैं वो सीखेंगे, और मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर निकालना ही नहीं बताऊंगा, साथ ही साथ जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो डेप्थ है, वो भी समझाऊंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कई सारे न्यूमेरिकल्स जिनमें सेम अप्रोच लगता है, जिनकी एनालॉजी सेम है, बस सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। किसी केस में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, वही दूसरे केस में यहां पर जब ये ब्लॉक राइज कर रहा है तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूज हो रहा है। लेकिन फंडामेंटली ओवरऑल अगर हम चर्चा करें तो प्रॉब्लम्स के जो अप्रोचेस हैं वो भी सेम होंगे, और साथ ही साथ एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के क्विक मेथड क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो न्यूमेरिकल्स से ही स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को भी सीखते चले जाएंगे और साथ ही साथ प्रोसीड करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, वो स्क्रीन पर देखिएगा। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। ये आपके पास एक वेज है बी जिसका मास 2m है, देयर इज अ ब्लॉक जिसका मास m है, और इनिशियली ये रेस्ट की पोजीशन में, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ऑल ऑफ द सरफेसेस आर स्मूथ। अब यहां पर इस ब्लॉक ए को h हाइट से रिलीज किया गया, क्या होगा? आपको समझ में आ रहा है कि जैसे इस ब्लॉक को रिलीज करोगे इट विल स्टार्ट टू मूव। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक ए। जब ये ब्लॉक ए ग्राउंड सरफेस पे पहुंच जाएगा, when the block A will reach on the ground surface, उस मोमेंट पर हमें बताना है कि इस गिवन ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। What will be your answer? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप लोगों का आंसर क्या आएगा। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर √2gh है तो मैं आपको बता दूं एकदम गलत है। आपने इससे पहले जब √2gh निकाला था ना, उस समय ये जो वेज था ना ये फिक्स था, ये वेज मूव नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा ना, ये वेज भी मूव करेगा, क्योंकि वेज जिस सरफेस पर रखा है ना ये स्मूथ है। वेज क्यों मूव करेगा, इसको आप दो मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा तो डेफिनेटली ये ब्लॉक इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, यस और नो। इस नॉर्मल का जनाब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देख पा रहे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वेज को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं a + b इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर करता हूं तो इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, 0। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है पूरे सिस्टम पर, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग 0। इनिशियली सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पर। तो जब ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा तो इस वेज को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, सो दैट सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ना हो। समझ में आया? ऐसे प्रॉब्लम्स आप डेफिनेटली सॉल्व कर चुके होंगे। जैसे एक लॉन्ग प्लैंक होता था और वो एक स्मूथ सरफेस पर रखा होता था, और जब मैन उस लॉन्ग प्लैंक पे मूव करता था तो प्लैंक पीछे मूव करता था, जिससे सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो। अब मुद्दे की बात समझिएगा। देखो, मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया है कि मैं सिर्फ यहां पर क्वेश्चंस के आंसर निकालना नहीं चाह रहा। फिजिक्स के जितने भी डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स हो सकते हैं, मैं उन सभी को यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर? तो देखिएगा, यहां पर आप ये नहीं कहोगे कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं है जनाब।
जब ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा, ये वेज पीछे मूव करेगा, जो ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, सपोज मैं कहूं कि वो यहां पर था इनिशियली, तो जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। आपको एक बात समझ आ रही होगी, जब ये ब्लॉक नीचे आया, वेज पीछे गया, यस और नो? सपोज जब ये ब्लॉक नीचे पहुंचा, उस समय इसकी स्पीड है v1 और इस वेज की स्पीड है v2। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v1। मुझे एक बात बताइए, कैन आई कंजर्व द लीनियर मोमेंटम? पूरे सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स, जल्दी से बताइए, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? 0। क्या पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा? और अगर मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। इस मोमेंट पर फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा? द फाइनल मोमेंटम इज m इंटू v1, यस और नो? माइनस 2m इंटू v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां से आप देख पा रहे होंगे, पहला रिलेशन आपके पास आया, v1 इज इक्वल टू 2v2। एक इक्वेशन से आज आप अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगली इक्वेशन क्या है? ब्यूटी ऑफ मैकेनिक्स, क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन सुनिए, यहां वर्क एनर्जी थ्योरम आप आइदर ब्लॉक या वेज पे मत लगाइए। क्या चैलेंज है? सोच के बताइए। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम ब्लॉक पे लगाता हूं तो मेरे सामने चैलेंज क्या है? मेरे सामने चैलेंज ये है कि अगर आज मैं वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ ब्लॉक पे लगाऊंगा ना, तो ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स का वर्क 0 नहीं होगा। क्योंकि आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जब ये वेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस वेज को जो भी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से मिलेगी? नॉर्मल के वर्क की वजह से मिलेगी। और अगर आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा, फॉर अ रिजिड बॉडी द टोटल वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द होल सिस्टम क्या होता है? 0 होता है। तो आज आप ये कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम पे नॉर्मल का वर्क 0 होगा। वेज पे जितना नॉर्मल पॉजिटिव वर्क करेगा, एग्जैक्टली उतना ही ब्लॉक पे नॉर्मल नेगेटिव वर्क करेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ना, तो पता है चैलेंज क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल का वर्क आपको पता नहीं है, तो यहां पे नॉर्मल का वर्क आपके लिए क्या आ जाएगा? अननोन आ जाएगा। तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स में जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें, तो यू शुड अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द होल सिस्टम। होल सिस्टम का मतलब क्या? a प्लस बी। जल्दी से बताओ फटाफट, व्हाट इज द बेनिफिट टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द होल सिस्टम? पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0। इसका मतलब है कि पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ किसका वर्क हुआ? ग्रेविटी का वर्क हुआ। और आप समझ पा रहे होंगे कि ब्लॉक जब h हाइट नीचे आया तो ग्रेविटी का वर्क होगा mgh, and that should be equal to the change in kinetic energy, and the final kinetic energy is half mv1 square plus half 2m multiplied by v2 square. This will be the equation number 2. अब आपको समझ में आ रहा होगा, you have a 2 equations and you have the 2 variables. तो अब इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अगर v1 की वैल्यूज हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देखिएगा v1 की जैसे ही आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा हाफ m 4v2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस m v2 स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहां पर ये टर्म आपके सामने आ गया, mgh इज इक्वल टू 3m v2 स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट, और यहां से v2 स्क्वायर इज इक्वल टू gh डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से हम लिख सकते हैं, हमारे पास v2 का वैल्यू, मतलब इस वेज का वैल्यू आ चुका है, वेज की वेलोसिटी का वैल्यू आ चुका है। यस और नो? अगर आपके पास वेज की वेलोसिटी आ चुकी है तो आपको ब्लॉक की वेलोसिटी भी पता चल गई। बताइए क्या आएगी? ब्लॉक की वेलोसिटी 2 टाइम्स है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो ब्लॉक की वेलोसिटी है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ gh बाई 3। कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट क्या है? पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द होल सिस्टम। 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल, कौन कौन? v1 और v2। सॉल्व करके हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। क्लियर है बात?
दैट वाज द फर्स्ट पार्ट, द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक ए, जो कि हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स। यहां पे और स्पेसिफाई कर देता हूं कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन वेज, क्योंकि ऑन अ होल सिस्टम द टोटल वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स विल बी व्हाट? 0। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेज, तो वेज पे तो नॉर्मल का वर्क होगा ना। बताइए क्या आएगा, सोच करके बताइए। हाउ विल यू कैलकुलेट द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द वेज? जनाब, इस वेज को जो भी काइनेटिक एनर्जी मिली है वो किसकी वजह से मिली? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर मुझे नॉर्मल का वर्क कैलकुलेट करना है वेज पर, तो उस एक्सप्रेशन को लिखूंगा हाफ 2m into the kinetic energy of wedge v2 square and that term will be the gh by 3। तो यहां से टर्म कैंसिल आउट हुआ और ये आपके पास क्या आ गया? mgh by 3। दिस इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द वेज। क्या क्लियर है? फटाफट नो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहली इक्वेशन थी मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन इज द वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द होल सिस्टम। अब देखिए कि सेम प्रोफाइल की, मतलब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो स्प्रिंग है ना, उसमें ये कंप्रेशन कितना है? x0 है। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक ए एंड द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक बी व्हेन स्प्रिंग इज इन रिलैक्स स्टेट। सिचुएशन क्या है? t बराबर 0 पर इसे कट कर दिया। क्या कर दिया? कट। जैसे ही रस्सी कट हुई, क्या होगा? आपको समझ आ रहा है कि इस गिवन ब्लॉक पे ये फोर्स इधर लगेगा स्प्रिंग की वजह से, और इस गिवन ब्लॉक पे फोर्स इधर लगेगा। इन फोर्सेस की वजह से ये दोनों ब्लॉक एकदम से मूव करेंगे और कुछ देर बाद ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके सामने ये सिचुएशन होगा आफ्टर सम टाइम, जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगा। सपोज उस समय इसका स्पीड इस डायरेक्शन में v1 है और इसका स्पीड इस डायरेक्शन में v2। आपसे यही पूछा जा रहा है कि v1 और v2 बताइए। बताओ क्या अप्रोच लगाओगे? सोच करके बोलो जल्दी से, फटाफट। सेम कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है, बस आप ये समझ लीजिए कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो ग्रेविटी का वर्क था ना, वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ। यहां पर जो स्प्रिंग का वर्क है ना, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट सेम है, आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम लिखूंगा 2m v2 माइनस ऑफ m into v1। यस और नो? सो 2v2 is equals to v1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेटिस्फाइड? नेक्स्ट इक्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन अ होल सिस्टम। इस पूरे सिस्टम पर आप क्या लगा देंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय स्प्रिंग? हाफ k इनिशियल x0। स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है ना भाई। क्या कहना है जनाब? सहमत हो? समझ तो आ रहा है ना? तो बताओ क्या लिखोगे इसको बराबर किसके लिखोगे? हाफ m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर। यहां पे आप ऑब्जर्व करिए, हाफ के x0 स्क्वायर, दो इक्वेशन बन चुके हैं। यहां से मैं v1 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, यस और नो? जैसे हम यहां से v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 4, तो ये मेरे पास टर्म आ जाएगा कितना? 2m v2 स्क्वायर प्लस m v2 स्क्वायर। सो हाफ के x0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m v2 स्क्वायर। यस और नो? क्लियर है बात? यहां से आपके पास v2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। v2 स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई 2m x0 स्क्वायर। यस और नो? एक मिनट, यहां से 3 भी जाएगा तो ये 2 नहीं होगा, यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 6 स्क्वायर। इसको यहां से हटा दें तो हम कह सकते हैं ये आ गया हमारे पास v2। v2 की वैल्यू पता है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जनाब, v1 आ जाएगा। अरे यस और नो? सो v1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ k बाय 6m इंटू x0। देखिए ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट आपको समझ में आ रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन और इससे पहले जो आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, इज देयर एनी डिफरेंस? क्या बोथ ऑफ द क्वेश्चंस हैव अ सेम एनालॉजी? पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन इज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर?
आगे बढ़े और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस पे, देखिएगा ध्यान से, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? सारी सरफेसेस स्मूथ, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस गिवन ब्लॉक को v नॉट वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द ब्लॉक। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। आज एक बात बताइए, जैसे ये ब्लॉक इस वेज पर राइज करना स्टार्ट करेगा तो क्या ये वेज मूव नहीं करेगा? आज ये वेज मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि जैसे ये ब्लॉक इसके ऊपर राइज करना स्टार्ट करेगा, क्या इस ब्लॉक की वजह से जनाब नॉर्मल लगेगा? यस और नो? क्या इस ब्लॉक की वजह से इस वेज पे नॉर्मल लगेगा? और जनाब अगर ये नॉर्मल लगा तो नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस वेज को एक्सेलरेट करेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आज आपका वेज रेस्ट पे नहीं है और अब आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जब वो ब्लॉक मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा वो कौन सा मोमेंट होगा? ये सोच करके बताइए। क्या मैं ये कह सकता हूं उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी 0 होगी? सोचिए, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये वेज फिक्स होता, मतलब ये वेज मूव नहीं कर रहा होता और ये ब्लॉक मैक्सिमम हाइट अचीव करता, तो मैं ये कहता कि इसकी वेलोसिटी क्या होती? 0। यस और नो? ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं वर्क पावर एनर्जी में कि एक ब्लॉक को नीचे से फेंका, वेज फिक्स है, ये जब तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसके पास वेलोसिटी है, और मैं कहता था कि जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी वहां पर। लेकिन जनाब ये आपका वेज क्या था? फिक्स था। आज मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। मैं आज इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से बोलूंगा, कैसे कि आज जब ये ब्लॉक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो विद रेस्पेक्ट टू वेज, मतलब अगर तुम वेज के फ्रेम में बैठ करके देख रहे हो किसको? ब्लॉक को, तो उस मोमेंट पर ये बोलोगे कि विद रेस्पेक्ट टू वेज इसकी वेलोसिटी 0 होगी। मतलब आप ये बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज 0। अरे वेज के चलने से समस्या आ रही है ना भाई, तो रोक दो। रोकने का तरीका क्या है? वेज पे जाके बैठ जाओ। तो वेज के फ्रेम में जब हम इस ब्लॉक को देख रहे हैं तो वेज के फ्रेम में जैसे इसकी वेलोसिटी 0 होगी हम ये कहेंगे ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर लिया। तो इसका मतलब है ये वो मोमेंट होगा जिस मोमेंट पर ब्लॉक और वेज इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। क्या ये बात समझ में आई आपको? मैंने क्यों बोला कि सेम होगी? क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू वेज 0 है, तो विद रेस्पेक्ट टू वेज 0 तभी हो सकता है जब ब्लॉक और वेज हैव अ कॉमन वेलोसिटी। तो कॉन्सेप्ट यहां ये समझें कि जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उस मोमेंट पर अगर मैं कहता हूं इसका वेलोसिटी v है तो वेज का वेलोसिटी भी क्या होगा? v होगा। अब मेरा अगला सवाल, कैन आई कंजर्व द मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस पूरे सिस्टम का, मतलब a प्लस बी। अगर मैं इस ब्लॉक प्लस वेज को एज अ सिस्टम कंसिडर करता हूं तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। लेकिन यहां पर इनिशियल मोमेंटम क्या है? m इंटू वी नॉट। और फाइनल मोमेंटम आप क्या लिखेंगे? सोचिए, 3m इंटू वी। तो यहां से आपके पास ये v का वैल्यू आ जाएगा कितना? v नॉट बाई 3। दिस इज अ कॉमन वेलोसिटी। इंटरेस्टिंग बात पता है आपको क्या? ये कॉमन वेलोसिटी वही वेलोसिटी है, कौन सी वाली? जो सेंटर ऑफ मास के पास थी। लेकिन हमें यहां वेलोसिटी नहीं निकालनी है, क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव। व्हाट विल बी द नेक्स्ट इक्वेशन? द नेक्स्ट इक्वेशन इज वर्क एनर्जी थ्योरम। हम यहां पर कहेंगे कि जब ये ब्लॉक राइज किया और सपोज h हाइट तक ऊपर गया तो यहां पर इसके ऊपर ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ भाई? mgh। मैं यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम ब्लॉक पे लगा रहा हूं क्या? अरे जनाब ब्लॉक पे लगा रहा हूं क्या या वेज पे लगा रहा हूं? सोच के बताइए। ब्लॉक प्लस वेज पे लगा रहा हूं। ब्लॉक प्लस वेज पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का बेनिफिट क्या है? सोचिए, टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द होल सिस्टम इज 0।
यस और नो? तो पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ किसका वर्क हुआ? ग्रेविटी का. दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा द हाफ 3m इंटू वी स्क्वायर, और v का वैल्यू कितना है? v0 by 3 का होल स्क्वायर. दिस इज अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? माइनस इनिशियल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ m v0 स्क्वायर. कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h. आपको क्या फाइंड आउट करना है? h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहां से m कैंसिल आउट करते हैं एंड दिस इज व्हाट? माइनस ऑफ gh इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा तो ये टर्म आपके पास बनेगा यहां पर क्या? v0 स्क्वायर बाय 6 माइनस v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. चेक करिए फटाफट कैलकुलेशन. 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, तो ये आपके पास टर्म यहां पर क्या आ रहा है? 6 v0 स्क्वायर माइनस 3 v0 स्क्वायर माइनस ऑफ gh इज इक्वल टू माइनस 2 v0 स्क्वायर बाय 6. तो इसी टर्म को लिख सकते हैं v0 स्क्वायर बाय 3. h कैलकुलेट करना था तो यहां से h की वैल्यू आती है v0 स्क्वायर बाय 3g. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताइए, समझ में आया क्या? कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं. क्लियर है बात? अब मैं यहां पर आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक डिफरेंट अप्रोच बताता हूं, जिसमें आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट राइट डाउन अ सिंगल इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर. हाँ, मैं सच बोल रहा हूं. क्या आपको पता है वो मेथड? अगर आपको पता है तो लिख करके बताइए क्या है. एक और मेथड है जिसमें आपको इस तरीके से इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए मैं बताता हूं आपको. अगर आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म में लिखना आता हो तो क्या है वो दूसरा फॉर्म? सुनिएगा. क्या आप लोगों ने कभी किसी 2 पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में देखी है क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसे हम लिख सकते हैं हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जिसे हम रिड्यूस मास भी बोलते हैं, इनटू रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 इन फ्रेम ऑफ 2 का स्क्वायर. दिस इज अ वे टू राइट डाउन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम. एक तरीका तो आपको पता है. एक तरीका तो क्या था? ये हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. यस और नो? मैं आपको एक और डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूं कि किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आप इस तरीके से लिख सकते हैं. और जिन लोगों ने सेंटर ऑफ मास फ्रेम पढ़ा है डेफिनेटली उनको पता होगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है. तो मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से लिखा जा सकता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ, इसे बोला जाता है रिड्यूस मास इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर. पहली बार बता रहा हूं, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी. देखिएगा तरीका क्या है. यहां पर मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखिए इस केस में, तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ रिड्यूस मास. उस केस में m1 की वैल्यू m, m2 की वैल्यू 2m. यस और नो? पक्का? डिवाइडेड बाय 3m इनटू v रिलेटिव. यह है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2. इनिशियली सिर्फ ब्लॉक ही मूव कर रहा था, v0 स्क्वायर. यह है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. और मुझे बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने कहा ना, जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उस मोमेंट पर ब्लॉक एंड वेज हैव अ कॉमन वेलोसिटी. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 इन फ्रेम ऑफ 2 क्या होगी? 0. अरे वेज पे बैठ के ब्लॉक को देख रहे हो उस मोमेंट पर, तो क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी? इंटरेस्टिंग बात, इनिशियल और फाइनल मोमेंट पर ये वाला टर्म सेम हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल मोमेंट में चेंज नहीं होगी, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस. तो आप खुद सोचिए यार, अगर जब आप चेंज कैलकुलेट करेंगे, जब चेंज निकालेंगे, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
तो आप कैसे लिखेंगे? हाँ भाई जल्दी बताइए, चेंज कैसे लिखने वाले हैं? आप लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल, सॉरी चेंज लिख रहे हैं तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे बेटा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ यही वाला टर्म बचेगा। और बताओ ये वाला टर्म क्या बन रहा है? 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, यस और नो? तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे सामने चेंज करने पर कितनी आ जाती है? माइनस के एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यस और नो? सोचिए आप, ये है चेंज, और ये चेंज है किसके बराबर? माइनस के एम जी एच, एम से एम कैंसिल आउट, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? वी नॉट स्क्वायर बाय 3g। अभी पहली बार सीख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगली बार आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और जब भी कुछ इस प्रोफाइल की सिचुएशन आपके सामने आएंगी तो देयर विल बी अ रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0, और जब भी आप चेंज कैलकुलेट करेंगे तो पता है वो चेंज हमेशा इसके बराबर आएगा। ये क्या है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ COM, जो कि इनिशियल है। तो चुपचाप से सीधे जो ग्रेविटी का वर्क है, क्या हम उसको इसके इक्वेट कर सकते हैं? समझ में आया? दैट वॉज द मेथड नंबर 2। अभी आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि ये मेथड हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल रहेगा। आगे बढ़े? पक्का? जल्दी से फटाफट नोट डाउन करिए। अरे थक तो नहीं गए ना भाई? अभी तो शुरुआत हुई है, आगे और भी सवाल करेंगे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हर सवाल को करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए, आपको भी मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? अगर 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो भाई आज का वीडियो देखने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ फिर तो। क्लियर? तो तैयार हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देयर आर द 2 ब्लॉक्स, ब्लॉक बी एंड द ब्लॉक ए। ब्लॉक बी का मास 2m और ब्लॉक ए का मास m। बोथ ऑफ द ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं K। देयर इज नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस है। T बराबर 0 पर आपने ब्लॉक A को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में V नॉट वेलोसिटी दी। आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि ये बताना है कि आपको स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन क्या आएगा। सबसे पहला सवाल, फिजिक्स बताइए मुझे, फिजिक्स एक्सप्लेन करिए कि मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगा? जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 होगी। बताइए, when the velocity of a block A 0 होगी तब मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा क्या? अच्छा एक बात बताइए, नहीं समझ पा रहे हैं, एक बात बताइएगा मुझे। मान लीजिए ये वाला एंड B से कनेक्ट नहीं होता, ये वाला एंड फिक्स होता सपोज, और आप इस ब्लॉक को वेलोसिटी देते कुछ V। ऐसे सवाल आपने डेफिनेटली सॉल्व किए होंगे, कहां पर? वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो जब आप इस ब्लॉक को V वेलोसिटी देते और मैं आपसे पूछता कि ये बताइए कि मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगा, तो आप क्या बोलते? आप बोलते जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होती? 0, क्योंकि जब तक इसके पास वेलोसिटी है ये ब्लॉक मूव करेगा। एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जिस मोमेंट पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? 0, और जिस मोमेंट पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 होगी डेफिनेटली मैं कहता कि इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन आज आप ये सोचिए कि स्प्रिंग का दूसरा एंड आज किसी फिक्स्ड सरफेस से कनेक्टेड नहीं है। आज स्प्रिंग का दूसरा एंड ब्लॉक बी से कनेक्टेड है, और ब्लॉक बी जो है वो मूव करेगा, क्योंकि जैसे स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा इस पे फोर्स लगेगा, ये भी मूव करना शुरू करेगा। कोई समस्या नहीं है। चलती हुई चीज को रोकना आता है? क्या करते? बैठ जाइए उस पर। एक बात बताइए, अगर मैं ब्लॉक के फ्रेम में चला जाऊं, मैं अगर बी के फ्रेम में चला जाऊं, ये लीजिए मैं बी पे जाके बैठ गया, क्या बी मुझे रेस्ट पे नजर आएगा? पक्का सहमत हो? अब देखिएगा, बी ने ए को देखा भाई, ए मूव करता हुआ दिख रहा था, ए आगे जा रहा था। मैंने कहा इनके बीच का इलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा? बी पे बैठ गए, क्या ये पॉइंट रेस्ट पे आ गया? मैं कहूंगा जब ब्लॉक ए की वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी क्या हो? 0। यस और नो?
अगर ए की वेलोसिटी बी के फ्रेम में 0 है तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम इलोंगेशन उस मोमेंट पर आएगा जब बोथ ऑफ द ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सेम एनालॉजी, मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगा, जब बोथ ऑफ द ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। सिंगल लाइन क्वेश्चन, एक इक्वेशन लिख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम इलोंगेशन फाइंड आउट करना है। मैं यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय द स्प्रिंग हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ओके, चेंज लिखने जा रहा हूं। चेंज अब मैं कैसे लिखूंगा देखना ध्यान से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, यस और नो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ m into 2m divided by 3m into relative velocity v naught square। फाइनल क्या लिखते हैं, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी भाई जल्दी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ये वाला टर्म क्या होता है, 0। जब मैक्सिमम इलोंगेशन देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ a एंड b मस्ट बी सेम। ये टर्म 0, डिफरेंस निकालना है। फाइनल माइनस इनिशियल किया, ये टर्म कैंसिल हो गया, माइनस किया तो सीधे सीधे इसके बराबर ही तो करना है। तो बताओ ये टर्म 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, कितना आ गया, हाफ m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। यस और नो। क्या आपके पास यहां से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ये जो भी x की वैल्यू निकल करके आएगी ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। मैं यहां कह सकता हूं x मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3k। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मुझे उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे सॉल्व भी कर चुके होंगे। कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है भाई आपको, क्या बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है? मैं तो यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं तो भाई स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा हूं, लेकिन आप बताइए क्या चेंज लिखने में टाइम लगेगा, क्या ज्यादा सोचना पड़ेगा? अब इस पर कई सारे प्रोफाइल के सवाल बन जाते हैं, अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चंस आगे जाते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ब्लॉक ए को वेलोसिटी दी थी, कल क्वेश्चन को और टफ बनाएगा, ब्लॉक ए और बी दोनों को वेलोसिटी दे देगा। घबराना नहीं है। वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ यही वाला टर्म आएगा जनाब। देखिएगा एक और सवाल इसी पर, सेम प्रोफाइल का, ये लीजिए। ओहो, इस बार तो जनाब ए और बी बोथ ऑफ द ब्लॉक्स के पास वेलोसिटी। सवाल वही है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनिशियल स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है और आपको निकालना है कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या हो। फिजिक्स बताओ, फिजिक्स यार। आंसर मुझे पता है तुम निकाल लोगे और इससे पहले भी आंसर निकाले हैं। मुद्दा यहां पर ये नहीं है कि आंसर निकालना है, मुद्दा ये है कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बताइए मैक्सिमम इलोंगेशन पर क्या होगा, बोथ ऑफ द ब्लॉक्स हैव अ कॉमन वेलोसिटी। पता है वो कॉमन वेलोसिटी वही होगी जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि उस समय बोथ ऑफ द ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं। एक सिंगल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, क्या लिखेंगे, हाफ के 0 माइनस एक्स मैक्स स्क्वायर। दिस इज अ वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप समझ गए होंगे, सीधे सीधे यहां पे टर्म क्या लिखूंगा, माइनस हाफ रिड्यूस मास m इंटू 2m डिवाइडेड बाय 3m इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। ए की वेलोसिटी को पलट के जोड़ दो, कैलकुलेशन एरर मत करना, पलट के जोड़ दोगे तो यहां पे तुम्हें समझ आ रहा है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 3v नॉट। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। खत्म हो चुका है। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, आंसर आ चुका है। क्या आप इसके आगे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? बहुत आसानी से। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो ये हमारे सामने ये टर्म बनेगा x मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 3 का स्क्वायर, तो यहां से 3 बाहर आएगा तो कितना हो गया भाई, 6 m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। क्या मैंने सही लिखा है? चेक कर लीजिएगा भाई एक बार कैलकुलेशन, आपकी मैथ्स काफी स्ट्रांग है। तो ये 3 कैंसिल आउट होगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास v नॉट, अगर कॉमन लें, स्क्वायर रूट ऑफ 6m by k. This is a maximum elongation. Single line questions. You can find the answer by just write down the single equation. ये फायदा है,
काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से लिखने का। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि सेम एनालॉजी को फॉलो कर रहा होगा। इस प्रोफाइल का क्वेश्चन आ गया। यहां पर नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, m और 2m के बीच में फ्रिक्शन है एंड द सरफेस इज रफ। हमने ब्लॉक ए को v0 वेलोसिटी देके फेंका एंड प्लैंक इज वेरी लार्ज, मतलब बहुत लंबा प्लैंक है। क्या होगा? मुझे सबसे पहले बताइए सिचुएशन क्या होगी। जैसे ही आपने ब्लॉक ए को वेलोसिटी दी, ब्लॉक ए मूव करना स्टार्ट होगा, रिलेटिव स्लिपिंग होगी, इसकी वजह से ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन लगेगा। ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इस प्लैंक पे वो फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे लगेगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? व्हेन रिलेटिव स्लिपिंग, जब रिलेटिव स्लिपिंग क्या हो जाता है? स्टॉप। उस समय आपको यहां पर निकालना है ए पार्ट, वो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? दूसरा, अगर ये ब्लॉक इस प्लैंक के रिलेटिव डिस्प्लेस होता है L, मतलब मेरे को यहां पे निकालना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक A विद रिस्पेक्ट टू B, वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आप यहां मान सकते हैं म्यू के। बताइए हाउ विल यू सॉल्व इट? फिजिक्स का अप्रोच बताइए। अगर मैं यहां पर A प्लस B को अपना सिस्टम कंसिडर करूं, कैन आई कंजर्व द मोमेंटम? कैन आई से दैट कि A प्लस B इस होल सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा? यस और नो? यस, क्योंकि पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आप ऑब्जर्व करिए, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है और A और B के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज अ इंटरनल फोर्स। तो इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। कैन आई से दैट कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा? और अगर मोमेंटम कंजर्व है तो एक बात बताना मुझे, कुछ देर बाद तुम्हारे सामने एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब इसका वेलोसिटी भी v होगा और इसका वेलोसिटी भी v होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि ब्लॉक ए पे देखिए फोर्स कहां लग रहा है? पीछे। तो ब्लॉक ए स्लो डाउन होगा और ब्लॉक बी स्पीड अप होगा। तो आप सोचिए कि ब्लॉक ए की वेलोसिटी कम हो रही है और ब्लॉक बी की वेलोसिटी बढ़ रही है। एक ऐसा मोमेंट आएगा ना जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अच्छा एक बात बताना, जैसे ही दोनों की वेलोसिटी सेम होगी उसके बाद ब्लॉक ए और बी के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? मतलब इस मोमेंट के बाद स्टैटिक या काइनेटिक? सोच करके बताइए भाई। कितने लोग कह रहे हैं कि स्टैटिक लगेगा? मैं भी देखना चाहता हूं भाई, देखता हूं भाई कितने लोगों का आंसर आ रहा है कि स्टैटिक लगेगा। जो लोग ये बोल रहे हैं स्टैटिक लगेगा, मैं आपको बता दूं उसके बाद फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी उसके बाद यहां पे फ्रिक्शन लगना ही बंद हो जाएगा। अरे भाई ये क्या हुआ? मुझे एक बात बताइएगा फटाफट, फ्रिक्शन की चाहत क्या है? फ्रिक्शन चाहता है कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं वो दोनों स्लिप ना करें। अगर वो स्लिप करती हैं तो काइनेटिक लगता है और अगर स्लिपिंग की टेंडेंसी डेवलप होती है तो स्टैटिक लगता है। जो फ्रिक्शन की चाहत है वो पूरी हो गई ना। अभी ए और बी बोथ ऑफ दी ब्लॉक्स की जो वेलोसिटी है वो सेम हो चुकी है। नाउ देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, तो जनाब इसके बाद फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा और पता हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद ब्लॉक और वेज हमेशा के लिए इस कॉमन वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे। यह है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में रहता है। उन्हें लगता है कि फ्रिक्शन इसके बाद स्टैटिक लगेगा, पहले काइनेटिक लग रहा था। यस और नो? क्या क्लियर है भाई? क्या आगे बढ़ा जाए? आगे सवाल पे बढ़ते हैं। कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। कैन आई कंजर्व द मोमेंटम? अगर हम मोमेंटम कंजर्व करें तो m v नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3m इंटू v, क्योंकि बोथ ऑफ द ब्लॉक हैव सेम वेलोसिटी और यहां से v की वैल्यू हमारे पास जनाब कितनी आ जाती है? v नॉट बाई 3। दिस इज आंसर ऑफ ए पार्ट। हाउ विल यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा।
कई सारे स्टूडेंट पहली बार में सही आंसर तक नहीं पहुंचते हैं, हाउ विल यू फाइंड, और या फिर वो बहुत लेंथी मेथड्स यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं, सुनेंगे या आप बताना चाहेंगे? बताइए, देखता हूं भाई कौन आंसर सही बताएगा। हाउ विल यू फाइंड, लेट्स सी, चैट में लिख करके बताइए किस तरीके से आप कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए मैं बताता हूं, पूरे सिस्टम पे आप लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द होल सिस्टम, मतलब ए प्लस बी, पूरे सिस्टम पे अगर आप लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये ब्लॉक ए, इसके रिलेटिव सपोज आगे कितना आया एल, तो पता है पूरे सिस्टम पे जो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा ना, वो कितना होगा, माइनस म्यू के एम जी इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। और जिन लोगों को ये बात क्लियर नहीं है, मैं एक ऑलरेडी वीडियो उस पर बना चुका हूं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस देख सकते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछे कि ये किस पे वर्क है, मैं कहूंगा ये है टोटल वर्क, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बी, दिस इज अ टोटल वर्क डन पूरे सिस्टम पर। और पूरे सिस्टम पे जो टोटल वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे। और ये वैल्यू आप किसके बराबर करेंगे, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ होल सिस्टम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, हाफ 3m इंटू वी, और v की वैल्यू क्या लिखेंगे, v0 by 3 का होल स्क्वायर। दिस इज अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ होल सिस्टम माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है, हाफ v0 स्क्वायर। कैन यू सॉल्व दिस, कैन यू सॉल्व दिस, यस और नो? एक ही लाइन में इक्वेशन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, L कैलकुलेट करना है, क्या डिवाइड कर देंगे? कैन वी गेट द आंसर? ओके डन। चलिए वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अरे एनर्जी बरकरार है, थक तो नहीं गए भाई, थोड़ा सा मोमेंटम बरकरार रखिए। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। यस और नो? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर दिस इज अ वायर और एक रिंग, इसका मास है 2m एंड दिस इज कनेक्टेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ है l, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, v0 वेलोसिटी से फेंका गया है। आपसे पूछा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब है आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एंगल है थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। और आपको ये मान करके चलना है कि ये जो v0 वेलोसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि ये इस वायर को क्रॉस कर जाए। बताइए जब ये थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब कब कब होगी, सवाल ये सोचिए। आज यहां पर ये वाला पॉइंट फिक्स नहीं है, ये वाला पॉइंट भी मूव कर रहा है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तब आएगा जब इस रिंग और इस ब्लॉक दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, वही सेम एनालॉजी। एक बात बताइए, अगर ये पॉइंट फिक्स होता था और आपसे पूछा जाता था कि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो आप क्या बोलते थे, जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। मैंने कहा आज वैसे ही सोचिए, इस पॉइंट को फिक्स करना है, 2m के फ्रेम में चले जाइए। 2m के फ्रेम में मैं ये बोलूंगा कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम तब आएगा जब विद रेस्पेक्ट टू 2m ये रेस्ट पे आ जाए, यस और नो? और अगर 2m के फ्रेम में m रेस्ट पे आ गया, ये तभी संभव हो सकता है जब 2m और m both of them have a same velocity, यस और नो? तो देखिएगा जब डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा उस मोमेंट पर आप कहेंगे कि अगर इसकी वेलोसिटी भी v है तो इसकी वेलोसिटी भी v होगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सेम अप्रोच, फर्स्ट इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, यस और नो? तो यहां पर हम पहली इक्वेशन लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम, द इनिशियल मोमेंटम इज m v0 एंड द फाइनल मोमेंटम इज 3m into v। और मैं तो बता दूं कि ये सब लिखने की जरूरत कहां है भाई, सबको समझ तो आ गया तुम्हें। क्या करना है तुम्हें, इस पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का वर्क हुआ है। ऑन द होल सिस्टम द टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स ने जो टोटल वर्क किया है पूरे सिस्टम पर वो क्या है, 0। क्यों? टेंशन का वर्क पूरे सिस्टम पे 0 होता है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स। याद करिए, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द होल सिस्टम विल ऑलवेज बी 0,
यस और नो, सहमत है? पक्का? तो पूरे सिस्टम पे सिर्फ ग्रेविटी का वर्क हुआ है। और आप सोचिए अगर ये थीटा एंगल ऊपर गया तो ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? ये लेंथ L थी, ये L cos थीटा, तो ये मास कितना ऊपर गया है? L माइनस L cos थीटा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ग्रेविटी का वर्क होगा माइनस ऑफ mgl इंटू 1 माइनस cos थीटा। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी आप उस तरीके से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। तो इस टर्म को आप क्या लिखेंगे? माइनस हाफ m2m divided by the total mass into relative velocity. Single equation. Can you solve this equation? क्या आप यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? खत्म हो गया। कहने के लिए बोला जाता है कि ये बहुत ही टफ प्रोफाइल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है तो ये जितने भी हम लोगों ने सवाल सॉल्व किए आज, चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि हर क्वेश्चन में जब वो मैक्सिमम हाइट को अचीव करता था, जब स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन मैक्सिमम होता था, जब ब्लॉक और प्लैंक के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप हो जाती थी, जब वो गिवन पार्टिकल मैक्सिमम डिफ्लेक्ट होता था, सब में कॉन्सेप्ट सेम था कि उस मोमेंट पर बोथ ऑफ द बॉडीज हैव अ सेम वेलोसिटी। तो पहला इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आज का लेक्चर आप लोगों ने पूरा देखा है तो इतना मैं आपको बता सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास में इस पर्टिकुलर चैप्टर में अबाउट 30 to 40% क्वेश्चन आपको इसी प्रोफाइल के मिलेंगे। तो अगर आप ये लेक्चर अब देख चुके हैं तो अब जाइए उन सवालों को जो आपसे पहले इस प्रोफाइल के नहीं हुए थे, अपने स्टडी मटेरियल को उठाइए और उन क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आज के इस लेक्चर से आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। क्लियर है मेरी बात? और जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, प्लीज इस लेक्चर के बाद एक ब्लैंक पेपर लेकर के उन सभी कॉन्सेप्ट्स को बिना देखे खुद से एक बार लिख करके देखिएगा। अगर वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप लिख पा रहे हैं, आप खुद को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आपको हर चीज का एक्सप्लेनेशन पता है, तो समझ जाइएगा कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है। अगर आप उस ब्लैंक पेपर पर कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं, आप चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। जब भी आपको ये डाउट हो ना कि यार मुझे कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। एक ब्लैंक पेपर, पेन उठाइए, लिखना शुरू करिए, अपने आप को एक्सप्लेन करिए और ये सोच करके एक्सप्लेन करिए जैसे आपके सामने अगर 5वीं क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट बैठा हो तो आप उसे भी एक्सप्लेन कर पाए। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आई होप कि डेफिनेटली आज के इस वीडियो सेशन में आपने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और जो लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं उनको जल्दी से क्विकली एक बार फिर से रिवीजन करने का मौका मिला होगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।